हर माँ बाप के लिए अपने बच्चों को हंसते खेलते देखना बड़ी खुशी होती है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी साइंस जैसे लेट चलने को लगना, लेट बात करने को लगना, हम आवाज दे रहे लेकिन बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, बच्चे का फेस ब्लैंक हो रहा है, कुछ पूछा तो बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए तो बच्चा उस इंस्ट्रक्शन को समझ ही नहीं पा रहा, एप्पल बताया तो उसको एप्पल का मतलब क्या है वो ही नहीं समझ में आ रहा, यानी कि उस बच्चे के ब्रेन कुछ सिग्नल्स दे रहे जैसे कि वो आपसे कुछ मदद मांग रहे कि हाँ यहीं पे कुछ गड़बड़ जरूर है और यही पे एक अटेंशन की जरूरत होती है। और आज हम ऐसे ही मोस्ट कॉमन 5 ऐसी बीमारियां या ऐसी तकलीफें या फिर ऐसे कुछ बॉडी बिहेवियर्स ऑफ बच्चों के उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कुछ छोटे से साइंस कितने जरूरी होते हैं वक्त पे आइडेंटिफाई करना, वरना वो एक बच्चे की पूरी जिंदगी के लिए एक ग्रेन लगाने के काम वो कर सकते हैं। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शैलेश संचेती, आपका अपना एमडी एडवांस होम्योपैथ, और आज हम बात करेंगे वो 5 कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो कि बच्चों में पाए जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि जो कंडीशन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स को अफेक्ट करते हैं और उसी का इम्पैक्ट बच्चों के स्पीच डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट, वॉकिंग डेवलपमेंट, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निशन और बिहेवियर इसके ऊपर पड़ता है। और इन्हीं डिसऑर्डर्स की वजह से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अर्ली स्टेज में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक सेंसिटिव फेज है जिसके के ऊपर पूरी लाइफ चलनी है। अगर उसमें अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारणवश कुछ ऑल्ट्रेशंस आ जाते हैं तो हो सकता है कि उसी की वजह से उस बच्चे की थ्रू आउट लाइफ इम्पैक्ट कर जाए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD, ये एक ऐसी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसके अंदर बच्चा सोशल, इमोशनल एंड डेवलपमेंटल ये तीनों लेवल पे स्ट्रगल करता है। अर्ली साइंस, आई कांटेक्ट वीक रहना, रिपीटेटिव बिहेवियर, डेवलपमेंटल डिले, कॉग्निशन, कम्युनिकेशन इशू, स्पीच डिले रहना, फिक्स्ड रूटीन रहना, हर चीज को अपने ही हिसाब से चलाना, घर छोड़ के बाहर कहीं पे भी जाओ तो वायलेंट हो जाना, एनवायरनमेंट फिक्स आदतें रहना। अगर रिपीटेटिव सिम्टम्स देखते हैं आप आपके बच्चों में तो आप ऑटिज्म को सस्पेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑटिज्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल के ऊपर जाके भी उसको इन डिटेल में देख के समझ सकते हैं। ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि ब्रेन के अंदर डोपामाइन एंड नॉन एपिनेफ्रिन का पाथवे जो है उसको इम्बैलेंस हो जाता है। अब आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा, अटेंशन डेफिशिएंट मतलब एक जगह अटेंशन नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चा कंटिन्यू घूमता रहेगा, बच्चे को उसके वजह से अंडरस्टैंडिंग वीक रहेगा, कम्युनिकेशन वीक रहेगा, वो आपने उसको सवाल पूछा तो उसको उसका सवाल का जवाब समझ में नहीं आएगा, वो अपने ही काम में कंटिन्यू चीजें बदलता रहेगा, एक खिलौना छोड़ देगा दूसरा पकड़ेगा, दूसरा छोड़ेगा तीसरा पकड़ेगा, ही विल नॉट हैप्पी विथ व्हाट ही हैज। इससे क्या हो जाएगा, उसका किसी भी चीज के अंदर स्किल स्केल अप नहीं होगा। यानी कि पेरेंट्स क्या बताते हैं, डॉक्टर साहब ये पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई करने बैठेगा बोलेगा मैं पानी पी के आता हूँ, मैं बाहर जाके आता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अच्छा एक क्रिकेट में बोलेंगे क्या, वो बच्चा क्रिकेट खेलने को बोल रहा था मैं क्रिकेट ज्वाइन करता हूँ, दूसरे दिन बोल गया अब मुझे वॉलीबॉल खेलना है, मुझे बास्केटबॉल खेलना है। मतलब क्या हो गया, उसका कहीं पे भी अटेंशन फिक्स्ड नहीं है। सो इसी को बोलते हैं ADHD। अब इस ADHD में वैसे तो 2 चीजें हैं, डाइट को करेक्ट कर सकते हैं आप, पहली बात, और दूसरी बात स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। ये 2 चीजें अगर ध्यान रखते हैं तो हाँ ADHD को कंट्रोल करने में उसकी भी आपको एक सहायता जरूर हो सकती है। वैसे हमने ADHD के ऊपर एक इन डिटेल वीडियो अपने चैनल पे बनाया है, तो जरूर एक बार विजिट करें और पूरा समझे। देखिए एक बात पक्की है, अब भी नहीं तो कभी नहीं, बच्चे की उम्र में चीजों को कुछ उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसको एक परफेक्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, वरना एक बार बड़े हो गए तो फिर वो आपके भी कंट्रोल में और वो अपने खुद के कंट्रोल से बाहर होने के भी चांसेस है। इसीलिए वक्त पे ध्यान दे, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अगला है एपिलेप्सी एंड सीजर्स। इन शॉर्ट ब्रेन का जो इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन है यानी कि करंट सप्लाई है वो कहीं ना कहीं पे डिसरप्ट हो रहा है, जिस वजह से जो परिस्थिति आती है उसको एपिलेप्सी या सीजर बोलते हैं। अब मेरा बहुत छोटा सा सवाल है आपको, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन मिस हो रहा है, मतलब किसको तकलीफ है, ब्रेन को, तो तकलीफ ब्रेन को हो रही है और उसका सिम्टम क्या है, एपिलेप्सी और सीजर। तो आप मुझे बताएं दवाई ब्रेन को चाहिए कि एपिलेप्सी और सीजर को चाहिए? आप बोलोगे ब्रेन को तकलीफ है तो ब्रेन को चाहिए,
बच्चे बिल्कुल सही, लेकिन आज आप मार्केट में या जिन डॉक्टर्स के पास जा रहे हो वहाँ आप क्या देख रहे हैं, वहाँ पे ये गोली ले लो तो फिट कम हो जाएगी, ये गोली ले लो तो सीजर्स कम हो जाएंगे। यानी कि क्या, दे आर ट्रीटिंग द सिम्टम नॉट द सिस्टम। मतलब ब्रेन को तकलीफ है तो ब्रेन को दवाई दो। सो ये जो मेथोडोलॉजी है इसको बोलते हैं साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन फॉर द पर्पस ऑफ बेस्ट रिकवरी, कंप्लीट रिकवरी एंड फ्रॉम द रूट रिकवरी। दैट इज ओनली अवेलेबल एट डॉक्टर शैलेश संचित एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक। हम हमारे क्लिनिक में इसी एडवांस थॉट प्रोसेस से कार्य करते हैं कि ब्रेन को तकलीफ है, उसका सिम्टम एपिलेप्सी या सीजर है तो ब्रेन को दवाई दो, यानी कि जिंदगी भर दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपने ये भी देखा होगा, फिट की दवाई खा के लोग सुस्त हो गए, मोटे हो गए, खाना खा रहे, सो रहे, इंटेलेक्चुअली ड्रॉप हो गए हैं, सोशल कॉन्टेक्ट लेस हो गया है, वो सिर्फ अपनी ही धुन में। और हम क्या सुनते हैं, 5 साल का हो गया ना तब तक गोली लो, 10 साल का हो गया ना तब तक गोली लो। आज तक किसी की गोली छूटी है जो उनकी छूटने वाले, क्योंकि वो सिम्टम को दवाई दे रहे, सिस्टम को दवाई नहीं दे रहे। तो दिस इज व्हाट व्हाई होम्योपैथी इज हेल्पफुल, इम्पोर्टेंट एंड सेफ, बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक वन और ह्यूमंस के ऊपर प्रूव किया हुआ फर्स्ट इम्पोर्टेंट एंड आज तक का साइंस है जो ह्यूमन के लिए बना है। सेरेब्रल पाल्सी वर्ड से पता चलता है ब्रेन को पैरालिसिस हो गया। मतलब क्यों? एक तो जो बच्चा प्रीमेच्योर जन्मा है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, उसके ब्रेन को डिलीवरी करते समय ऑक्सीजन नहीं मिला है, यानी कि वो बोलते हैं ना कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी, या फिर वो डिलीवरी करते समय वो लेट हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, या फिर तीसरा किसी कारणवश ब्रेन को इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि वायरल मेनिंजाइटिस हो या फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो, या फिर इसके अलावा हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई स्ट्रॉन्ग सीवियर इन्फेक्शन हो गया हो जो कि बच्चे को कैरी फॉरवर्ड हो गया हो, जिसकी वजह से ब्रेन का सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, जिसमें ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है कुछ समय के लिए। उदाहरण के तौर पे छोटा ब्रेन है जिसको सेरेबेलम बोलते हैं, अगर उसको ऑक्सीजनेशन नहीं मिलेगा तो उसका रोल क्या है, वॉलंटरी मूवमेंट एंड बैलेंस मेंटेन करना, चलना या फाइन मोटर मूवमेंट। अगर उसको तकलीफ हो जाएगी तो बच्चा चल फिर नहीं पाएगा, गर्दन नहीं पकड़ पाएगा, पेन होल्ड नहीं कर पाएगा, सो वो तकलीफ है। वैसे ही जिस पार्ट को अफेक्ट करेगा उस पार्ट के वो साइन सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। वैसे होम्योपैथी में कॉस्टिकम, जिंकम मेट ऐसी बहुत सारी दवाइयां है जो इसके ऊपर काम करती, लेकिन याद रखिए हर बच्चा यूनिक है, हर एक की कंडीशन अलग है, उसका पॉजिटिव फैक्टर अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है और उसका इम्पैक्ट अलग है। इसीलिए होम्योपैथी इज अ टेलर मेड साइंस, इट्स नॉट द रेडीमेड साइंस लाइक वन साइज फिट फॉर ऑल, ऐसा नहीं है। इसलिए हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की तकलीफ अलग है, और इसीलिए डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर दिस काइंड ऑफ कंडीशन। जहाँ पे दुनिया ने होप लूज की है वहाँ पे हमने उनको होप देने की कोशिश की है और हम उसमें काफी हद तक कामयाब हुए। लेकिन बस एक ही बात है, अगर आप इन बातों को समझ रहे, आप इन बीमारियों को समझ रहे और आप ये देख रहे हो कि आजू बाजू में, रिश्ते में, नाते में कहीं ना कहीं पे आप इन चीजों की तरफ बच्चे देख रहे हैं और शायद हो सकता है उनके माता पिता को उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आ रहा, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज किसी की मदद करना भी एक अच्छा कार्य होता है। अब सेरेब्रल पाल्सी जैसी कंडीशन में फिजियोथेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो या फिर बाकी की जो थेरेपीज आते हैं वो भी हेल्प करते हैं। देखिए दो चीजें हैं, सिस्टम को एक कैलकुलेटिव या इंटीग्रेटिव वे में चलाना पड़ता है, बिकॉज उदाहरण के तौर पे कि आपको पता है कि गाड़ी में ये गियर है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, लेकिन जब आप बैठते हो तब वो चलाने का उसके लिए स्किल को स्किल अप करना पड़ता है। वैसे ही ये थेरेपीज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम थेरेपीज को भी प्रमोट करते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेटिवली पेशेंट को अच्छा रिजल्ट देना है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेंटर्स है जो थेरेपीज चलाते हैं, उन्होंने हमारे साथ संपर्क किया और उन्होंने उनके पेशेंट्स को भी हमारे पास भेजा, तो हमारा इंटीग्रेटिव अप्रोच से उनको काफी हद तक अच्छा रिजल्ट मिला। सो थेरेपीज आर रियली इंपॉर्टेंट विद आवर एडवांस होम्योपैथिक केयर। लर्निंग एंड कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर यानी कि डिसलेक्सिया, अब इस तरीके के बच्चे होशियार होते हैं लेकिन वो थोड़े अलग होते हैं। रीडिंग, राइटिंग एंड कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी कभी कभार उनके सेल्फ स्टीम को अफेक्ट करती। होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जो मेंटल कंडीशन, फिर बच्चा हो चाहे बड़े हो, उसको एक अच्छे तरीके से नर्चर करने का काम करता है। जैसे मेरे पेशेंट्स मुझे बताते, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का ऐसा है ना, उसको हर चीज में उसको फर्स्ट ही चाहिए, वो फर्स्ट नहीं ना आया वो चिड़चिड़ करता, वो हमको तकलीफ देता है। यानी उसको उसके मन के हिसाब से ही हर चीज चाहिए, अगर वो कोई चीज डिमांड करता है ना, उसको वो चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। What it says, that is what I told you, कि ये जो परिस्थिति है कि उनको अगर उनके हिसाब से नहीं हुआ तो वो नहीं सुनने वाले। फिर आप ADHD देखोगे, ऑटिज्म देखोगे, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन देखोगे, अब कुछ बच्चे हैं 6 लिखना है तो उसको उल्टा लिख देंगे, जैसे डिसलेक्सिया है।
या फिर बात करनी है तो कोई तो भी वर्ड उल्टा बोल देंगे। इससे क्या पता चलता है, अगर मान लीजिए क्रिकेट खेलना है तो बैट को ऐसा पकड़ना नहीं, वो बोलेगा मुझे ऐसा ही खेलना, क्योंकि उसके माइंड में उसकी थॉट बन गई और उसी को वो फॉलो कर रहा है। यही पे होम्योपैथी प्लेज अ रोल। जैसे मैंने पहले भी कहा है, होम्योपैथी ये पहला ह्यूमन पे प्रूव किया गया साइंस है, जिस वजह से होम्योपैथी ने फर्स्ट टाइम ये कंडीशन को एक्सप्लोर किया है, यानी कि बिहेवियर क्या होता है दवाई लेने के बाद, विचार कैसे आते हैं, पेशेंट के पर्सन के इमोशंस क्या होते हैं, उसका इंटेलेक्ट किस लेवल पे जाता है, उसका डेवलपमेंटल कंडीशन क्या होता है, जब उसका ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसका ब्रेन क्या सिम्टम प्रोड्यूस करता है, अगर उसको सेरेब्रल पाल्सी है तो उसके माइंड पे क्या असर आता है, उसके बिहेवियर पे क्या असर आता है। दिस इज द फर्स्ट साइंस जो हमारे मास्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन इन्होंने 1790 में ही प्रूव कर दिया था मटेरिया प्यूरा के बुक में कि ह्यूमन माइंड में होम्योपैथी का कितना बड़ा असरदार रोल है। और सबसे बड़ी बात, विदाउट साइड इफेक्ट, बिकॉज यहाँ पे दवाई आपके ब्रेन को कंट्रोल नहीं करती, ये आपके सिस्टम को इस तरीके से नर्चर करती जिससे कि आपके ब्रेन ने आपके बॉडी में आए हुए एरर्स को ये नलीफाई कर जाए और नेचुरल तरीके से इसको हील कर दे, और वो भी हमेशा के लिए। दैट्स व्हाट वी कॉल एज ट्रीटिंग फ्रॉम द रूट फॉर द फ्रूट। कॉजेस एंड अर्ली फ्लैग्स। कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक दिन में नहीं होते, उसके पीछे कुछ ना कुछ जेनेटिक हिस्ट्री, ऑक्सीजन डिप्राइवेशन, ब्रेन इंजुरी, या फिर कोई इन्फेक्शंस जैसे वायरसेस है, या कोई बैक्टीरियल सीवियर इन्फेक्शन, इनका रोल जरूर रहता है। बस फर्क इतना है, वो एक दिन में नहीं बनती, लेकिन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जरूरी क्या है, उन चीजों की तरफ अपना ध्यान होना, वरना फिर लोग क्या बोलते, नहीं हो जाएगा, नहीं देख लेंगे, नहीं बाद में देखते, नजरअंदाज मत कीजिए। तो लेट्स सी व्हाट आर दोस साइन जिसको हम देख के ऑब्जर्व कर सकते कि हाँ, यहाँ पे अपने को ओपिनियन की आवश्यकता है। फर्स्ट साइन, स्पीच डिले। सेकेंड साइन, रेस्टलेस। थर्ड साइन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। फोर्थ साइन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। फिफ्थ साइन, ब्लैंक फेस, नो इमोशन। सिक्स साइन, बच्चे को आप आवाज दे रहे, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा नाम है और मुझे वो एड्रेस करे। सेवन साइन, बच्चा किसी भी स्ट्रेंजर या अननोन पर्सन के पास जा रहा है या किसी ने उठाया तो भी नहीं रो रहा है, मतलब ही इज नॉट आइडेंटिफाइंग द पीपल और ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट साइन, बच्चे का बैलेंस नहीं हो रहा है, यानी कि जिस उम्र में उसने गर्दन पकड़ना, माँ पापा बोलना सीखना, बैठना, स्माइल करना, सोशल एक्टिविटी करना, फैन को देखना, पैरों से साइकिल चलाना, रेंगना, ये चीजें नहीं हो रही। निगलने में कुछ दिक्कत आ रही है, बच्चे का सलाइवा लगातार गिर रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है, बच्चा एकदम अचानक ब्लैंक हो रहा है, उसके आंखें स्टेयर करने लग रही, मतलब सीजर जैसे, पेटिट एपिलेप्सी जैसी कंडीशन। या फिर ऐसा लगता है कि बच्चा पूरा फ्लैबी है, यानी कि उसके मसल टोन लॉस हो गए हैं। या फिर ऐसा लगता है कि बच्चे की आंखें एक ही तरफ जा रही है, या फिर बच्चा लगातार रो रहा है, या फिर ये हो सकता है कि बच्चे का आपको लगता है कि कंपेरेटिवली ब्रेन इसका छोटा है, या फिर उस बच्चे का ब्रेन कंपेरेटिवली बहुत ही ज्यादा बड़ा है। या हो सकता है कि बच्चा बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए बीमार पड़ रहा है। या फिर आप रात को सोए तो बच्चे के छाती से घर 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 जैसी आवाज आए, बच्चा खाना लेने को भी बच्चों को निकलने में तकलीफ हो। अगर ऐसे कुछ भी छोटे मोटे साइन दिखते तो जरूर संपर्क करें। याद रखिए, हो जाएगा इतना कहने से नहीं होगा, कहीं तो भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। इसके लिए ये सब हमारा जो पूरी कोशिश है आप तक पहुंचाने की, क्योंकि अवेयर रहोगे, ध्यान रखोगे, सावधान रहोगे तो हो सकता है आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स को आज आप रेक्टिफाई करके रिजॉल्व करने की तरफ आप बढ़ना शुरू करो। देखिए दोस्तों, आज हमने जिन जिन डिसऑर्डर्स को देखा है वो शॉर्ट में देखा है, वजह है क्योंकि हमने इसकी पूरी डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। लेकिन होता है ना कि बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि अच्छा ही करने के लिए अच्छी चीजें जल्दी याद नहीं रहती, और इसीलिए हमारी ये पूरी कोशिश है कि आप तक इन बातों को पहुंचाए। देखिए, एक बात आप तो ये समझ गए होंगे कि जो बंदा इस बातों को समझ सकता है वो ट्रीट भी कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि आपको ट्रीट करके लेना है या फिर आपको सिर्फ ब्लेम करते रहना है कि हमारी लास्ट जनरेशन ने ध्यान नहीं दिया, या हमारे पास नॉलेज नहीं था, या हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला। क्योंकि अभी आपके पास डॉक्टर भी है और क्या दिक्कत है वो आपको बता भी दी है और इसका सोल्यूशन भी है। जैसे मैंने पहले ही कहा, होम्योपैथी में बाराटाकाप से लेके, सिक्यूटा से लेके, जिंकम से लेके, कॉस्टिकम से लेके, स्ट्रेमोनियम से लेके, नक्स मस्काटा से लेके, एब्रोटेनम से लेके सिफिलिनम तक के दवाई अवेलेबल, और आपको होम्योपैथी में उसका एट वन रूप ऑल सोल्यूशन इज अवेलेबल, मतलब
होलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और दैट इज नॉट ओनली इन इंडिया और इन नॉट इन पुणे, ऑल ओवर ग्लोब, वेरेवर यू आर, we are there to help you. But the point is, you need to understand the value of good health and you need to understand, yes, this is what the problem is. देखिए एक बात है, 90% लोगों के लाइफ में सक्सेस नहीं होने का या अच्छी हेल्थ नहीं होने का कारण पता है क्या है? वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हाँ ये तकलीफ है। वो यही बोलते नहीं नहीं ये तो ऐसा ही होता है, नहीं नहीं हमारे खानदान में ना लेट बात करने की आदत ही, हमारे चाचा भी लेट बात करते, हमारे इधर कोई जल्दी नहीं सीखता, हमारे इधर यही है। दिस इज नॉट द वे। देखिए एक ही बात है, आपका बच्चा है और उसकी उम्र के बाकी के बच्चे हैं, उनको कंपैरिजन करो। अगर आपको उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम दिखती है, कंसल्ट करने में अड़चन क्या है, आप शॉपिंग को जाते हैं तो जरूरी है कि आप जो देखते हैं उसको खरीदते नहीं, तो वैसा ही अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही तो कंसल्ट करके इन्फॉर्मेशन लेके, हो सकता है कि वो अर्ली साइन आपको आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। इसीलिए इन सब तरीके की, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हो या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन डैमेज हो, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिला हो जन्म के समय, जिसको बोलते हैं HIE, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी, या फिर सेरेब्रल एट्रोफी हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, कॉर्पस कैलोजम जेनेसिस हो, डैंडी वॉकर सिंड्रोम हो, टेंगो 2 डिसीज हो, चाहे कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, आपको अगर लगता है कि मुझे इसके ऊपर समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें के कुछ साइन मेरे बच्चे में दिख रहे हैं, तो आप हमें संपर्क करना बिल्कुल ना भूले। ऑनलाइन ऑफलाइन वेरेवर यू आर, वी आर देयर फॉर यू। बस याद रखिए एक पहल जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी पौधा छोटा होता है उसको टेढ़े से सीधा किया जा सकता है, अगर वो पेड़ बन गया फिर वो सीधा नहीं हो सकता, वो आपके घर में ही घर को ही गिराएगा। याद रखिए इस बात को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप व्हाट्सएप में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत लगती है या कुछ भी सवाल है तो आप हमें पूछना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।